नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम लोग 48वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस 48वें लेक्चर में हम एग्रोनॉमी की 10वीं यूनिट जो क्रॉप प्रोडक्शन के नाम से जानी जा रही है उसमें कल्टिवेशन ऑफ मेज की क्रॉप पढ़ेंगे। मतलब बात समझो कि जो निमराज सुंडा जी की बुक है इंस्टेंट ए कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें जो कल्टिवेशन ऑफ मेज है यानी कि मक्के की खेती जो लिखी गई है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मक्के से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि मेज की जो क्रॉप है आपकी वो अच्छे से याद हो जाएगी। जो कोई कन्फ्यूज़न भी होगा तो वो सभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को आराम से देखते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेज जो होता है मक्के का पौधा ऐसा होता है। अधिकतर लोग जो एग्रीकल्चर से अगर आपने पढ़ा है तो आप लोगों ने, अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने ये मक्के का पौधा ज़रूर देखा होगा। इसका जो मेज का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जिया मेज। इसके अंदर 2n क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो 20 पाए जाते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका इसका क्या है, इसका ओरिजिन प्लेस है। सेंट्रल अमेरिका इसका ओरिजिन प्लेस होता है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन में चाइना आगे आता है। उसके साथ साथ जो मेज है ये एक नॉन टिलर प्लांट है। नॉन टिलर प्लांट का मतलब समझो कि गेहूँ जो होता है उसमें टिलरिंग होती है। ऐसे मतलब अगर हम एक सीड को ग्रो करेंगे तो पहले एक मेन ब्रांच निकलेगी, ठीक। उसके बाद ढेर सारे बगल बगल से ऐसे टिलरिंग निकलती है। फिर ये ढेर सारे ऊपर चल के तो सब में यहाँ पर क्या लग जाता है, गेहूं की बाली लग जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, टिलरिंग बोलते हैं। लेकिन मक्के में ऐसा तो होता नहीं। मक्के की एक सीड से केवल एक स्टेम निकलता है, बाकी स्टेम निकलते नहीं। जैसे गेहूँ या धान में जो निकलता है या बाजरा में गेहूँ धान और जौ में निकलता है, इस तरीके से नहीं निकलता है मेज में। तो मेज कैसा है, नॉन टिलर प्लांट है, यानी कि इसमें टिलरिंग नहीं होती है। समझ गए टिलरिंग क्या होती है। एक सीड से पहले एक मेन ब्रांच निकलेगी, फिर उसी सीड में बिल्कुल नीचे से ही जो रूट पोर्शन होता है उसी रूट पोर्शन से ढेर सारे टिलर निकलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलरिंग। और ये जो सब निकले होते हैं इनको बोलते हैं टिलर। इन सभी टिलर्स पर आगे जाकर यहाँ पर गेहूँ की बाली लगती है। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन टिलर प्लांट, मतलब जिसमें नहीं होता है। जिसमें होगा, जैसे गेहूं में होता है तो गेहूं को बोलते हैं टिलरिंग वाले प्लांट जिसमें टिलर निकलता है। मक्के में नहीं निकलता है मेज में, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टिलर प्लांट। मेज जो होता है ये यूजुअली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्यों होती है, क्योंकि इनका इन्फ्लोरेसेंस दो होता है। दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाए जाते हैं और दोनों अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं प्लांट में। एक मिडिल पोर्शन में प्लांट के पाया जाता है, एक टर्मिनल वाले पोर्शन पर सबसे ऊपर पाया जाता है। अब क्योंकि दोनों के जो इमरजेंस का टाइम है, मेल प्लांट पहले निकलता है, फीमेल बाद में निकलता है, इसकी वजह से इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल बाद में मैच्योर होगी तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन को ये इंड्यूस करवाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन करने का एक सबसे बड़ा वजह यही होती है। मेज में जो येलो कलर होता है, येलो कलर का जो उसका मेज होता है, जब मेज को आप छीलेंगे उसके ऊपर की पत्तियों जो ढका होता है कवरिंग, उसको अगर आप हटाएंगे तो देखेंगे कि मेज जो होता है वो येलो कलर का होता है। उसका जो सीड होता है ग्रेन मेज का वो येलो कलर का होता है। तो वो क्यों होता है, वो होता है क्रेप्टोजेंथिन की वजह से। किसकी वजह से, क्रेप्टोजेंथिन की वजह से वो क्या होता है, मेज का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। मेज का जो प्रोसेस है, द हाइएस्ट यील्ड पोटेंशियल एमंग द सीरियल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स। मतलब कि जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, ज्वार हो, बाजरा, कोदो, सावा, काकुन, मक्का, इनमें सब में जो मक्का की फसल है वो फसल सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने वाली क्रॉप है। यानी कि पर हेक्टेयर में अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करें तो पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन देता है, मक्का देता है, यानी कि मेज देता है। ये टिलरिंग को मैंने समझाने के लिए बताया था। तो टिलर निकलते हैं, ये बगल में जो निकला हुआ है इसी को बोलते हैं टिलर। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा सर जी फिगर किसी और का लगा रहे हैं, पढ़ा मेज रहे हैं। हमने टिलर समझाने के लिए लगाया था। ये जो है एक ब्रांच निकली है बगल से, ये जो निकला है इसको हम टिलर बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वीन ऑफ सीरियल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्टिविटी है सबसे ज़्यादा है।
जितने भी सीरियल हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है यील्ड की वो किस में है, मक्के में। यानी कि पर हेक्टेयर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी सीरियल क्रॉप दे सकती है, वो है आपकी मक्का यानी कि मेज। मेज का जो ग्रेन होता है उस ग्रेन में 10% प्रोटीन होता है, जैसा कि 10 से 12% सभी लगभग सभी ग्रेन में प्रोटीन होता है। तो इसमें जो 10% प्रोटीन होता है, 4% इसके सीड में ऑयल होता है, इसके जो ग्रेन होता है मेज का उसमें 4% ऑयल भी होता है, और इसके साथ साथ 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। क्योंकि जितने भी सीरियल्स होते हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स हैं, तो इसमें सब में लगभग 60 से 70% सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मेज की अगर हम बात करें तो मेज में 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 10% प्रोटीन पाया जाता है और 4% इसमें ऑयल पाया जाता है। इसके साथ अगर अगली पॉइंट की बात करें तो मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन प्रोटीन। मेज के अंदर प्रोटीन होती है उसको जीन प्रोटीन बोलते हैं। जैसे राइस के अंदर जो प्रोटीन होती है, पैडी के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हम ओराइजीन बोलते हैं, गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हम ग्लूटीन बोलते हैं। इसी तरीके से जो मेज की प्रोटीन होती है उसको हम जीन प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो जीन प्रोटीन होती है यानी कोई भी प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड से बनती है। तो जो ये जीन प्रोटीन है इस जीन प्रोटीन में ट्रिप्टोफान और लाइसिन नहीं पाया जाता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि मेज में ट्रिप्टोफान और लाइसिन नाम का अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। इसकी जो प्रोटीन होती है, मेज की जो प्रोटीन होती है उसमें ट्रिप्टोफान और लाइसिन ये दोनों अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। मेज रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। मेज की क्रॉप है इसको जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है तो आपकी जो मेज की क्रॉप है ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। मेज इज पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के प्रति ये सेंसिटिव क्रॉप होती है। अगर आपके जो खेत है, फील्ड है जिसमें आपने मेज की कल्टीवेशन की है, अगर उसमें वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है या ज़्यादा अभी रेनी सीजन आ जाए या ज़्यादा अभी रेन हो जाता है तो उसमें वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाती है, तो वो जो फील्ड है वो फील्ड मेज की कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जिसमें जल भराव होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलो तो जिसमें पानी भर जाता है वो खेत मेज को ग्रो करने के लिए, मक्के को ग्रो करने के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वाटर लॉगिंग की कंडीशन होगी तो क्या होगा कि मेज का जो पौधा है वो सूख जाता है। उसके बाद फिर है सेमिनल रूट प्रेजेंट इन मेज टू नरिश सीडलिंग प्लांट। इसमें जो मेज का जो जर्मिनेशन होता है, मेज के जो सीड का जर्मिनेशन होता है, तो इसके जर्मिनेशन होते समय इसमें क्या निकलता है, सेमिनल रूट्स निकलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो निकल रहा है ये सब रूट्स जो हैं, ये रूट्स क्या हैं, ये सब सेमिनल रूट्स हैं। इन्हीं रूट से क्या होता है, नरिश्ड सीडलिंग प्लांट, यानी कि सीडलिंग प्लांट को नरिशमेंट मिलती है, मतलब कि न्यूट्रिएंट मिलते हैं। सॉइल से जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है प्लांट, वो किससे एब्जॉर्ब करता है, वो सेमिनल रूट की वजह से एब्जॉर्ब करता है और पौधों को उसी के माध्यम से इसमें न्यूट्रिएंट जाता है। उसके बाद ब्रेक्स रूट होती है, ये जो सपोर्टिंग वाली रूट्स होती हैं। आप अगर कभी मेज के खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेज में कुछ जो जड़ें होती हैं वो नोड के पास में निकली होती हैं। तो इनका जो ये नोड होता है, नोड के पास में निकले तो मतलब जो गांठ होता है वहाँ पर निकला होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक्स रूट। ये वाली जो रूट होती हैं इनका कोई काम नहीं होता, मतलब ऐसे समझो कि ये न्यूट्रिएंट जमीन से नहीं एब्जॉर्ब करती, ये जमीन से नहीं टच कर रही होती हैं। इनको कैसे रूट्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं ब्रेक्स रूट। मेज इज मोनोसियस प्लांट्स हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मेज जो है, मेज मोनोसियस होता है, यानी कि एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं। तो मेज में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, इसी वजह से इसको मोनोसियस बोलते हैं। और इसमें दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। एक इन्फ्लोरेसेंस ये मेल पार्ट वाला होता है और दूसरा इन्फ्लोरेसेंस यहाँ, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसको फीमेल पार्ट बोलते हैं। फिर अगर उसके बाद बात करें तो अगला जो पॉइंट है, मेज इज ए वार्म वेदर प्लांट एंड रिक्वायर्ड वार्म नाइट टेम्परेचर फॉर हाई यील्ड। मेज की जो क्रॉप होती है उसको गर्म वेदर चाहिए, यानी कि उसको थोड़ा सा अगर गर्म रहेगा एनवायरनमेंट तो इसके लिए अच्छा होता है। जब रात का तापमान उमस भरा होता है, यानी कि जब रात में गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है, तो वो सबसे अच्छा होता है मेज की हाई यील्ड के लिए। वाटर जो रिक्वायरमेंट होती है मेज की वाटर जो रिक्वायरमेंट होती है वो 500 से 800 मिलीमीटर वाटर की ज़रूरत होती है। मेज की क्रॉप ऐसे फील्ड में कायदे से ग्रो की जा सकती है जिसमें 500 से 800 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इफ़ मेज इज ग्रोइंग
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पूरब से पश्चिम की दिशा में अगर मेज को बुआई होती है, मतलब ऐसे समझो कि जो मेज का रो टू रो डिस्टेंस है, ध्यान से समझना, मेज का जो रो टू रो डिस्टेंस है अगर वो पूरब से पश्चिम की तरफ है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो प्लांट है उसको लाइट ज़्यादा मिलेगी, और जब प्लांट को ज़्यादा लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो स्टार्च ज़्यादा बनेगा, स्टार्च ज़्यादा बनेगा तो अल्टीमेटली यील्ड बढ़ जाएगी। तो मेज जो होता है उसको जो प्लांटिंग है वो कैसे करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इसकी प्लांटिंग करते हैं। इन द पर्सन हु होली डिपेंड ऑन मेज लीड टू ए डिजीज कॉल्ड पेलाग्रा। मेज का जो प्लांट होता है, अगर इसमें आप मेज के प्लांट से जो मेज होता है अगर इसको आप बराबर कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि आपका जो स्टेपल फूड है वो केवल मेज है, यानी कि आप अधिकतर मेज ही खाते हैं, यानी कि इसी की रोटी बना के ज़्यादातर सेवन करते हैं, तो बराबर इसके सेवन करने से और कोई अगर दूसरा हम सोर्स नहीं ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, केवल मेज ही खा रहे हैं, तो इससे हमको पेलाग्रा नाम की एक जो डिजीज़ है ये होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, नियासिन और ट्रिप्टोफान की कमी होती है, नियासिन, ट्रिप्टोफान और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। बात ऐसे समझो कि पेलाग्रा होती है स्किन रिलेटेड डिजीज़। तो अगर आप मेज की क्रॉप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मेज को ज़्यादा खा रहे हैं और कोई दूसरा सीरियल क्रॉप का सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, जैसे गेहूँ चावल नहीं खा रहे हैं, खाली मेज पर ही जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, लंबे समय तक आप केवल मेज का ही सेवन कर रहे हैं सीरियल्स में, तो इस कंडीशन में आपको पेलाग्रा होने की, यानी कि विटामिन बी की कमी होने की, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर इसका टर्मिनल जो पोर्शन होता है मेज का, ये जो टर्मिनल पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल फ्लावर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेसल। इसका जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि जो मेल वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेसल बोलते हैं, और इसी टेसल के निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टेसलिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर ये जो दूसरा फीमेल वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सिल्क। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बाल जैसा निकला होता है, पहले ये हरा हरा होता है, फिर बाद में जब ये ड्राई हो जाता है मैच्योरिटी के समय में ये ब्राउन कलर का हो जाता है। बच्चे इसका मूंछ बनाते हैं गाँव में, ऐसे नाक के नीचे और ओंठ के ऊपर ऐसे बना के फिर पाउट कर लेते हैं, तो लगता है जैसे कि वो किसी अंग्रेज की मूंछ टाइप के बना लेते हैं। ऐसे गांव में हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग भी ऐसे किया करते थे। तो वो सिल्क, उसी से आप याद कर सकते हैं कि बाल सिल्की जैसा, और उसी से याद कर सकते हैं कि वो सिल्क होता है। समझ गए बात? तो इसी सिल्क को निकलने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं सिल्किंग। समझ गए? तो फीमेल पार्ट को सिल्क बोलते हैं, मेल पार्ट को टेसल बोलते हैं, सिल्क के निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं सिल्किंग, और टेसल के निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं टेसलिंग। जब अब काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेज में सबसे पहले क्या होता है, टेसलिंग होती है कि सिल्किंग होती है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि मेज में क्या होता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नहीं तो अभी थोड़ी देर में हम आपको बता दे रहे हैं। द फीमेल पिस्टल इन्फ्लोरेसेंस आल्सो कॉल्ड ईयर और कोब। इसका जो फीमेल वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट यानी कि सिल्किंग वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर या कोब बोलते हैं। और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्टेमन वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेसल बोलते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो सिल्किंग वाला पार्ट होता है ये स्टेम में ना तो बहुत नीचे ना तो बहुत ऊपर, यानी कि मिडिल पोर्शन में, जो मेज का स्टेम होता है उसके मिडिल पोर्शन पे ये ग्रो करता है। आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय E.M. ईस्ट एंड G.S. सूल। E.M. ईस्ट एंड G.S. सूल एक ब्रीडर थे, मेज के ब्रीडर थे। उन्होंने ही 1910 में एक आइडिया दिया था। कौन सा आइडिया? सिंगल क्रॉस टेक्निक, जिसकी वजह से इनब्रीड लाइन का हाइब्रिड बनाया जा सके। तो सिंगल क्रॉस टेक्निक इन मेज, इसको किसने दिया था? E.M. ईस्ट एंड G.S. सूल ने दिया था। उसके बाद इनब्रीड लाइन इज ए प्योर लाइन डेवलप्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन। इनब्रीड लाइन में प्योर लाइन जो होता है वो किसकी वजह से डेवलप किया जाता है? वो सेल्फ पॉलिनेशन से डेवलप किया जाता है। एंड सिलेक्शन अनटिल अपेरेंटली होमोजाइगस प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड। जब तक इसमें
होमोजाइगस प्लांट नहीं मिलता है तब तक हम इसमें इनब्रीड लाइन वाला इनब्रीडिंग करते रहते हैं, जिससे हमें ये प्योर लाइन मिल जाता है। समझ गए। उसके बाद है डीएफ जोन्स प्रपोज द यूज ऑफ डबल क्रॉस टेक्निक। जो डीएफ जोन्स थे इन्होंने डबल क्रॉस टेक्निक लाई थी, और जो भी मैंने पहले बताया ईएम ईस्ट एंड जीएस सुल इन्होंने सिंगल क्रॉस टेक्निक दिया था। एट प्रेजेंट डबल क्रॉस टेक्निक वाज मोस्टली यूज इन इंडिया। इस समय जो ज़्यादा फेमस टेक्निक है वो कौन सी है? वो डबल क्रॉस टेक्निक है। ये बाद में आई थी, लेटेस्ट है, तो ये ज़्यादा फेमस थी। सिंगल क्रॉस वाली टेक्निक वो पहले आई थी, वो ज़्यादा फेमस नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेज ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको सुप्टर सर्वेवंट ने इसको क्लासिफिकेशन दिया था। 7 टाइप के ग्रुप होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसमें होता है डेंट कॉर्न, जो सबसे पहला टाइप है वो डेंट कॉर्न होता है, जिसको हम बोलते हैं जियामेज। डेंट कॉर्न को इंडेंटाटा भी बोलते हैं। जितना भी बोटेनिकल नेम है इन 6-7 का, सबका क्या है? बोटेनिकल नेम जियामेज ही है, लेकिन इनकी वैरायटी अलग अलग है। जैसे इंडेंटाटा, इंड्यूराटा, उसके बाद फिर सेकेरेरिया, फिर आगे ढेर सारे हैं, अभी हम बताते हैं सब लाइन टू लाइन। तो इसमें जो डेंट कॉर्न होता है जियामेज, जिसको इंडेंटाटा बोलते हैं, इसका जो कर्नल होता है वो अपीयर लाइक ए टूथ। इसका जो कर्नल होता है, इसका जो कॉर्न होता है, यानी कि इसका जो दाना होता है मेज का, वो लगता है जैसे कि दांत जैसा लगता है, जैसे कि बच्चों के दांत होते हैं उस टाइप का इसका वो होता है। इसी वजह से इसको डेंट से याद कर सकते हो। डेंट से दांत, दांत कॉर्न। समझ के बात। उसके बाद फिर एक्सट्रीमली ग्रोन इन यूएसए, इसको ज़्यादातर यूएसए में ग्रो किया जाता है। उसके बाद है फ्लिंट कॉर्न, जिसको बोलते हैं जियामेज इंड्यूराटा। ये हार्ड एंड स्मूथ होता है। इसका कर्नल जो होता है काफ़ी स्मूथ होता है और हार्ड होता है। कॉमनली इंडिया में इसको कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है स्वीट कॉर्न का, जिसको बोलते हैं जियामेज सेकेराटा, नोन एज स्वीट कॉर्न। इसको क्या बोलते हैं? स्वीट कॉर्न। बात कैसे समझ सकते हो? सेकेराटा, सेकेराटा से ऐसे समझ सकते हो कि सेकेराटा बोलने पे सरकरा कुछ निकलता है, सरकरा टाइप का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, राइमिंग थोड़ी बनती है। कैसे? सेकेराटा सरकरा, सेकेराटा सरकरा, सेकेराटा सरकरा। इस तरीके से याद कर सकते हो। सरकरा स्वीट होता है, स्वीट। समझ गए कैसे याद कर सकते हो? सेकेराटा सरकरा मतलब स्वीट, यानी स्वीट कॉर्न का जियामेज सेकेराटा। इस तरीके से मैंने याद किया था, ऐसे आप भी याद कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात ऐसे समझो यार कि याद करने के लिए आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, चाहे उसका कोई अर्थ निकले या ना निकले। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसे लर्न करी हैं कि अगर मैं ऐसे किसी आम आदमी को ऐसे बताते रहूँ जर्नली, तो वो कहेगा कि क्या ये अगड़म बगड़म बक रहा है। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में उस टेक्निक की वजह से जल्दी याद हो गया, मेरे दिमाग ने जल्दी से उसको रिटेन कर लिया, तो इस तरीके से मैं उसको याद कर लेता हूँ। अब सेकेराटा का और शुगर का कोई आपस में वो नहीं है, कोई रिलेशन, लेकिन हमने ऐसे याद कर लिया कि सेकेराटा और सरकरा बोलने में एक ही जैसे लग रहा है, इस वजह से ये स्वीट कॉर्न का ही एक बोटेनिकल नेम होता है। इसको चीफली कल्टीवेटेड टू प्रोड्यूस कर्नल फॉर द कैनिंग इंडस्ट्री। इसको कैनिंग इंडस्ट्री यानी डिब्बा बंदी के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है फ्लोर कॉर्न। इसको हम स्टार्च परफेक्ट के लिए, सॉफ्ट स्टार्च होता है, यानी कि इसका हम फ्लोर आटा बनाते हैं, और उसके बाद आटे के बाद इसके मक्के से बहुत ढेर सारी चीज़ें बनती है, जैसे मक्के की रोटी भी बनाई जाती है। तो उसका जो फ्लोर कॉर्न, फ्लोर मतलब आटा, और अमाइलेशिया ये सॉफ्ट कॉर्न होता है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लोर कॉर्न को अमाइलेशिया। समझ गए। उसके बाद फिर क्या है? पॉपकॉर्न, जिसको हम पॉपकॉर्न जो लावा होता है उसको, जो मूवी भी लोग देखने आते हैं तो पॉपकॉर्न ले लेते हैं, खाते हैं, वही वाला पॉपकॉर्न। उसको क्या बोलते हैं? जियामेज इवर्टा। इवर्टा को कैसे याद कर सकते हो? देखो, जब कभी आप एवरेस्ट की चोटी है, एवरेस्ट की चोटी के ऊपर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मेज का जो सीड है उसको जब बालू में कस के भूना जाता है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किया जाता है, वो भी ऐसे फट जाता है, लगता है जैसे कोई पहाड़ था वो पूरा बिखर गया हो। समझ गए? जैसे पहाड़ पे ढेर सारा उबड़ खाबड़ हो जाता है, उसी तरीके से जो मेज का जब कॉर्न होता है, ये भी जब ऐसे फट जाता है, पॉप हो जाता है, पॉपकॉर्न बन जाता है, तो वो भी इसी तरीके से हो जाता है। कैसे? पहाड़ जैसा उबड़ खाबड़, एवरेस्ट जैसा है उबड़ खाबड़, उस तरीके से ये भी जब फटता है तो उबड़ खाबड़ जैसा हो जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो पॉपकॉर्न है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? जियामेज इवर्टा। व्हेन पॉपकॉर्न ग्रेन आर हीटेड द एंडोस्पर्म क्रैक ओपन ड्यू टू वेपर प्रेशर
Consequently, releasing the lost flour mass, it is chiefly used to prepare the food like कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न चिप्स एंड पॉपकॉर्न। ये सब बनाने में इसको यूज किया जाता है। ये होता कैसे है, जब इसके एंडोस्पर्म को कस के गर्म किया जाए, इसके जब इसके कॉर्न को गर्म किया जाता है तो इसके अंदर का जो एंडोस्पर्म है वो इतना ज़्यादा वेपराइज हो जाता है और इतना ज़्यादा अंदर से प्रेशर मारता है कि वो बाहर वाला जो चीज़ होता है वो फट जाता है, और जैसे ही बाहर आता है उसका टेम्परेचर हल्का सा कम हो जाता है, अंदर की अपेक्षा बाहर वाला टेम्परेचर कम होता है, इसी वजह से तुरंत वो आके बाहर निकलता है, सूख जाता है, तो सूख के फिर वो ऐसा बन जाता है पॉपकॉर्न। फिर वैक्सीकॉर्न, वैक्सीकॉर्न जियामेज केरेटिनिया, जियामेज केरेटिनिया। वैक्सीकॉर्न कैरियोप्सिस हैव 2 लेयर्स एंडोस्पर्म एंड इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टार्च। इसको स्टार्च के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है पॉडकॉर्न जियामेज जूनिकाटा। ये हस्क्ड होता है, यानी कि इसके ऊपर हस्क लगा होता है, प्रिमिटिव टाइप कॉर्न होता है, नो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंस, इसका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इसके बाद फिर अगर हम वैरायटी की बात करें, जो फर्स्ट इंडियन वैरायटी जो इंट्रोड्यूस की गई थी डबल क्रॉस टेक्निक से हाइब्रिड बनाई गई थी, उसमें गंगा 1 है, गंगा 101 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। गंगा 1 किसकी वैरायटी है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी किसकी है, मेज की है। फर्स्ट इंडियन वैरायटी 1961 में डेवलप की गई थी, गंगा 1। ये बहुत जरूरी है याद कर लेना, गंगा 1, गंगा 101, दक्कन और रंजीत, ये सब वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। उसके बाद है माही कंचन, माही धवन आर द वैरायटी ऑफ मेज और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राजस्थान। माही कंचन और माही धवन जो वैरायटी है वो कहाँ से निकाली गई हैं, वो मेज से उस राजस्थान से क्या हुई हैं, इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि राजस्थान में ये इनका ओरिजिन जो है माही कंचन और माही धवन का राजस्थान माना जाता है। टॉप क्रॉस वैरायटी जो है गंगा 2 है, और हाई स्टार्च भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो मेज से बिलोंग करती है, मेज की वैरायटी है हाई स्टार्च वैरायटी। ए टॉप क्रॉस हाइब्रिड इज ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइनिंग एन इनब्रीड लाइन एंड एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। जब हम कभी एक टॉप क्रॉस हाइब्रिड बनाना होता है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, एक इनब्रीड लाइन को और एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी को, जब दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, तो हमको एक टॉप क्रॉस का हाइब्रिड मिल जाता है। इन 1976 6 कंपोजिट्स आर रिलीज, विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर और सोना। ये इतनी वैरायटीज जो है कंपोजिट वैरायटीज हैं, ये जो डेवलप की गई हैं मेज के लिए। कौन कौन सी, विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर एंड सोना। फिर से विक्रम विजय अंबर, किसान, जवाहर, सोना, विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर, सोना, इसे बार बार कहेंगे आप, याद हो जाएगा, कंपोजिट वैरायटी है। उसके बाद कंपोजिट टाइप अर्ली ड्यूरेशन की कौन सी वैरायटी है, उसमें है प्रताप। उसके बाद फिर कंचन है, लक्ष्मी है, तरुण है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी मानी जाती है। इन 1971 लाइसिन रिच, जैसे भी मैंने बताया कि जो मेज के क्रॉप होते हैं इसमें लाइसिन कम होता है, तो इसको रिच बनाने के लिए ओपेक 2 कंपोजिट, जिसको हम प्रोटीना बोलते हैं, जिसमें 4% लाइसिन होता है, इसको डेवलप किया गया। तो मेज की एक वैरायटी है प्रोटीना, जिसके अंदर 4% तक लाइसिन पाया जाता है। शक्ति एंड रतन वर रिलीज, दीज आर वेरी रिच इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। अभी मैंने बताया कि जो मेज होता है उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान कम होता है, लेकिन इसको हम फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू और ब्रीडिंग के थ्रू हमने एक वैरायटी डेवलप की जिसका नाम है प्रोटीना। इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान अच्छा होता है। और प्रोटीना के साथ साथ शक्ति और रतन भी एक ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनके अंदर ये लाइसिन और ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद है सिंथेटिक वैरायटीज़। सिंथेटिक वैरायटीज़ में कौन सी वैरायटी है, अंबर वैरायटी है, जिसको सिंथेटिकली डेवलप करा गया है। फिर अगर हम न्यू वैरायटीज़ जो जिसके अंदर क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है वो रिलीज की गई हैं ओपेक 2 जीन से। ओपेक 2 जीन की वजह से ही इसमें एक अच्छी क्वालिटी प्रोटीन मेज की वैरायटी डेवलप की गई है, जिसमें से है शक्तिमान 1 एंड शक्तिमान 2 और HQPM1। ये सब वैरायटी कैसी हैं, शक्तिमान 1 एंड शक्तिमान 2। ओपेक 2 जीन जैसे डीजीबू जीन आपने पढ़ा होगा, और नॉरेंटेन जीन पढ़ा होगा, गेहूं के लिए डीजीबू जीन आपने पढ़ा होगा, राइस के लिए, पैडी के लिए। उसी तरीके से जो ओपेक 2 जीन है ये आप पढ़ रहे हैं मेज के लिए। ये क्यों होता है, ये शक्तिमान वैरायटी इसकी वजह से डेवलप की गई है, शक्तिमान 1 एंड शक्तिमान 2 इसी जीन की मदद से डेवलप करी गई है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इन खरीफ के सीजन में अगर आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो 65,000 से 70,000 प्लांट पर हेक्टेयर में मेज की क्रॉप लेता है। उसके बाद फिर क्या है, सीड रेट की अगर हम बात करें तो कंपोजिट जो वैरायटीज़ हैं
वो कितना लेती हैं, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लेती हैं खरीफ में। और उसके साथ साथ अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो वो 25 किलोग्राम होता है। और इसके साथ साथ अगर फॉडर परपेज के लिए बात करें तो वो 40 से 50 किलोग्राम होता है। बात समझो, कंपोजिट के लिए कितना होता है, 15 से 20, हाइब्रिड के लिए 25 और फॉडर परपेज के लिए 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर हम रो टू रो टू प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो वो 60 गुणे 20 सेंटीमीटर इसके रो टू प्लांट डिस्टेंस होता है। क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर, मेज की जो क्रॉप होती है उसमें इरिगेशन का जो क्रिटिकल स्टेज होता है वो क्या क्या होता है। सबसे पहला टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज जो होती है वो क्रिटिकल होती है मेज के प्लांट में। जब इसमें टेसलिंग और सिल्किंग वाली प्रोसेस हो रही होती है उस समय मेज की क्रॉप को पानी की आवश्यकता होती है, पानी की क्रांतिक अवस्था जिसको हम कहते हैं, उस समय इसको क्रिटिकल स्टेज में पानी जरूर चाहिए होता है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेज से बन सकते हैं कुछ इसके अलावा भी, उसमें सुटेबल टेम्परेचर जो जीएमएच की ग्रोथ के लिए है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। कॉमनली हर्बिसाइड जो यूज करते हैं सीमाजीन, जिसको आधा से 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज कर सकते हैं, ये एक क्या है, हर्बिसाइड है, यानी कि आप खरपतवार नाशक बोल सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी जो मेज की है संगम और गंगा सफ़ेद, ये वैरायटी किसकी हैं, ये वैरायटी हैं हाइब्रिड मेज की। जो डबल क्रॉस टेक्निक है वो डीएफ जोन्स ने डेवलप की थी 1920 में, जिसको भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। वन मेज प्लांट फर्स्ट अपीयर इन टेसल, मेज प्लांट में जैसा भी मैंने पूछा था कि टेसलिंग और सिल्किंग में क्या होता है, तो ऑन मेज प्लांट पर जो सबसे पहले क्या निकलता है, सबसे पहले टेसल निकलता है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है मेज में वो सबसे पहले निकलता है। ऊपर वाला पार्ट पहले निकलता है, बाद में जो सिल्किंग वाला जो मिडिल वाला पोर्शन होता है फीमेल वाला पार्ट वो बाद में निकलता है। तो सबसे पहले इसमें क्या निकलता है, इसमें सबसे पहले टेसल निकलता है, यानी कि मेल पार्ट निकलता है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट 500 से 800 होता है, जिसको मैंने पहले बताया। इसके अंदर प्रोटीन 10% होती है, जिसको भी मैंने पहले बताया। रबी सीजन में मक्का कहाँ ग्रो की जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रबी सीजन में मक्का जो बोई जाती है वो बिहार में बोई जाती है। फिर व्हाइट बर्ड यानी कि सफ़ेद बर्ड, इसका जो मेज होता है ये सफ़ेद हो जाता है। जैसे भी मैंने बताया येलो कलर का होता है मेज क्रेकजेंथिन की वजह से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जिंक की कमी हो जाती है। जब हमारी सॉयल में या मेज के क्रॉप में जब जिंक की कमी होती है तो व्हाइट बर्ड वाला सिस्टम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो मेज है, मेज का जो कॉर्न है, ये सब सफ़ेद सा हो जाता है। फिर उसके बाद फास्फोरस की जब डिफिशियंसी होती है मेज में, तो इसकी वजह से जो इसकी ग्रोथ होती है मेज की वो रुक जाती है। लीफ जो होते हैं वो टिप हो जाते हैं और मार्जिन आर पर्पलिश, जिसका जो मार्जिन, पत्ती का जो मार्जिन होता है वो पीला कलर का होता है। इस किसकी वजह से हो रहा है ये सब? फास्फोरस की कमी से। फास्फोरस की जब कमी होती है तो जो मेज का प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लीफ टिप्स मार्जिन पर्पल कलर का हो जाता है। लीफ की जो ऊपरा वाला टिप होता है और उसकी जो मार्जिन होती है लीफ की, ये सब कैसी हो जाती है? पर्पिस कलर की हो जाती है। तो मेज की क्रॉप में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।